हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर अनुराग दी क्लासेस पर। आज क्लास 10th के लिए मैं फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? और आपको फिजिक्स में पता होगा ज़्यादातर बच्चों के साइंस में जो मार्क्स करते हो फिजिक्स में करते हैं। किस में करते हैं? सो चैप्टर 10 की बात करेंगे, 1 बाय 1 बताऊँगा मैं। चैप्टर 10 आप नोट करते रहना। चैप्टर 10 सीबीएसई के 2020-21 चैप्टर 10 है ह्यूमन लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ह्यूमन आई तो आपको पता ही होगा उसके बारे में। तो 1 बाय 1 में इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा आपको और आप वो नोट करते रहना। इसके साथ साथ मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा। तो इधर तो बताऊंगा मैं हर चैप्टर की थ्योरी के टॉपिक्स और इधर बताऊंगा मैं एग्जाम्पल्स प्लस क्वेश्चंस कौन से करने एक्सरसाइज के। आपको उन्हीं में से आपको पेपर मिलेगा 90%। 10% पेपर कहीं से आ सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती, वो किसी को भी पता होता। सीबीएसई हर साल 10% पेपर स्ट्रेंज देती है जिससे बच्चों को डरा दे थोड़ा सा। वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चों के लिए पेपर होता है। किसके लिए होता है? आप इंटेलिजेंट नहीं हो? नहीं, वो तो आपके ऊपर है, आप अपने आप को क्या मानते हो, है ना। तो लिखिए पहला क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये दोनों डेफिनेशन विद डायग्राम है। DIG का मतलब क्या है? डायग्राम। क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी है तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको याद करके जानी है और इसकी डायग्राम के साथ आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर। सारे केस पढ़ के जाना। इमेज बाय कॉनकेव मिरर, इसके ज़्यादा केस नहीं है, वो सारे केस आप पढ़ लेना। इसमें आपको ये पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है तो इमेज कहाँ बनेगी। समझ रहे हो ना? ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है तो इमेज कहाँ बनेगी। ये सारे केस दे रखे हैं पेज नंबर 164 पर। NCERT पेज नंबर 164 पर आपको ये मिल जाएंगे सारे टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद पेज नंबर 168 लिख लो। पेज 168 पर एग्जाम्पल दे रखा है, मतलब क्वेश्चन जो होते हैं ब्लू वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं इनको। तो इसके चारों क्वेश्चन आप कर लेना है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आपको जरूर करके जाने हैं। एग्जाम्पल 10.1, एग्जाम्पल 10.1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 10.2, ये दोनों एग्जाम्पल आपको करने हैं। एग्जाम्पल 10.1, एग्जाम्पल 10.2। इसके अलावा पेज नंबर 171 पर बच्चों इन टेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 करना है। टेबल के अंदर जो दे रखा है इन टेक्स्ट में, तो इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन में लिख दूंगा इन टेक्स्ट का मतलब IT वाला क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर कौन सा? 171। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी आता रहता है। इसके बाद आपको सीधा जाना है डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेफिनेशन को क्या लिख रहा हूं मैं? DEF, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसको आती है डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? आप में से किसको आती है? आपको आती है? नहीं आती? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तब एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इधर आओ, कम बोर्ड पे समझाते कोशिश करो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेट अस चेक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल लाइट इस ग्लास स्लैब से पास हो रही है, तो लाइट ऐसे जा रही है, ये रेयर मीडियम है एंड ये डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरह, तो ये तो रिफ्रैक्शन हुआ, ये हुआ रिफ्रैक्शन। सो यू आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन कि लाइट जब डेंसर से दे रहे हैं ना। बट माय क्वेश्चन वाज व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एनीबॉडी? सिट डाउन प्लीज। गुड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द मीडियम। C इज इक्वल टू क्या होता है? नोट कर लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू इज इक्वल टू C/V, वेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड V इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आपको जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, जैसे ग्लास स्लैब है जो आपने बनाई, इसके अंदर लाइट की स्पीड मान लो कितनी है V और हवा में कितनी थी C, 3 × 10⁸। तो इस जो ग्लास स्लैब होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा C/V। ये फंडा होता है।
समझ में आया? तो जिस भी मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, उस मीडियम में लाइट की स्पीड निकाल लो और उस स्पीड से लाइट की स्पीड को वैक्यूम वाले को डिवाइड कर दो, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। समझ में आ गया ना? अब तो भूलोगे तो नहीं, एग्जाम में आएगा, पहले ही बता रहा हूँ। अभी तो आप लोग सोच रहे हो कि सर तो बता रहे हैं हमें, फिर क्या होगा जब एग्जाम में आएगा, तब कोई टीचर आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। पेज नंबर लिख लीजिए 182, 182 पेज पर एग्जाम्पल 10.3 और 10.4 ये जरूर करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट का पूरा जोड़ निकाल रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन क्या होती है आयुष? व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? जल्दी 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 फटाफट। सार्थक, व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? 1 divided by the focal length. रिवर्स ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। जब फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, उसका रिवर्स करोगे तो क्या बन जाएगी? पावर। और इसकी यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। क्या होती है? Diameter. तो ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैंने बताए हैं अभी। इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक्सरसाइज पर अगर आप आते हो तो एक्सरसाइज लिख लो, पूरा मैंने आपको लाइट करवा दिया। देखो एक्सरसाइज में आपको सिर्फ करने हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 12, 15 और 16। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये मैं एक्सरसाइज के बता रहा हूँ और इसका पेज नंबर है सारे क्वेश्चन का इनका 186 पेज नंबर 186 पर है सारे क्वेश्चन। क्लियर हो गया? आगे चलें। ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ह्यूमन आई, क्योंकि हमें सारे चैप्टर में फिजिक्स के बता रहा हूँ इस वीडियो में आपको, और आप तो मेरे साथ ही बैठे हो 3 बच्चे, तो मैंने आपको स्पेशली बैठाया ताकि आपको समझ में आ जाए। रिफ्लेक्टिव समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन सबको पता ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप ये वीडियो देख सकते हैं दोबारा और फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा? बताओ, अब कौन चैप्टर बताऊँ? ह्यूमन आई चैप्टर नंबर कौन सा है? जोर से बोलो। चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई, आदमी की आंख। ह्यूमन आई, लोगों ने तो इसको भी गाली बना रखा है, माँ की आंख ऐसे बोलते हैं, ह्यूमन आई, पर ये आदमी की आंख है। तो इसमें जो डिलीटेड टॉपिक को लिख लो, फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई लेंस, डिलीटेड टॉपिक। कुछ इसमें से हटा दिया है, डिलीटेड। फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई ये हटा दिया है। डिफेक्ट्स आपको पता ही होगा, डिफेक्ट्स ऑफ विजन है ना। विजन में जो डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, सब हटा दिया है, इनके इलाज भी हटा दिए हैं, इसमें कुछ नहीं आना आपको। एप्लीकेशन ऑफ मिरर लेंस, एप्लीकेशन ऑफ मिरर एंड लेंस, ये सब हट चुका है, ये डिलीटेड टॉपिक है, ये नहीं पढ़ने आपको। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट क्या है, फिर क्या पढ़ना है? लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। और वो भी कैसा डायग्राम? कैलिब्रेटेड, बिल्कुल सारे नाम पता होना चाहिए आपको, क्या चीज़ कहाँ पर है, सब कुछ पता होना चाहिए। बस यही आपको पढ़ना है इसमें से मेन, तो क्योंकि डिफेक्ट तो सारे हट चुके हैं। इसके अलावा डिस्पर्जन बाय प्रिज्म पढ़ना है। जब प्रिज्म से लाइट पास होती है तो क्या होता है, वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। आपको पता होगा, लाइट ऐसे गई, यहाँ से निकली और फिर 7 कलर में डिवाइड हो गई। और सबसे ज़्यादा जो डेविएट होता है कलर, वो कौन सा होता है? विबग्योर के हिसाब से वॉयलेट, और सबसे कम रेड। तो लास्ट में होता है वी और ऊपर होता है रेड। इसीलिए जो खतरे के सिग्नल होते हैं वो रेड बनाते हैं, ताकि वो दिख जाए दूर से, क्योंकि वो उसका डिस्पर्जन नहीं होता है। क्लियर? एक इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म वाला क्वेश्चन, पेज नंबर 193 पर ये देखो, जिसमें एक प्रिज्म उल्टा एक सीधा लगा रखा है। ये न्यूटन ने किया था एक्सपेरिमेंट। किसने किया था? तो न्यूटन ने बताया था कि अगर एक प्रिज्म सीधा और एक प्रिज्म उल्टा रख दो तो लाइट जितनी डेविएट होती है उतनी वापस फिर सीधी हो जाती है, एंड इट वर्क्स एज अ ग्लास स्लैब। पर इसके लिए आपको दोनों प्रिज्म को चिपका के रखना पड़ेगा। वैसे भी आप समझ जाओ, अगर मैं इसको चिपका के रखता हूँ तो क्या बन गया, देखना, ये क्या बन गया? ग्लास स्लैब बन गई। तो जो इफेक्ट था खत्म हो जाएगा, रिफ्लेक्शन तो होगा पर डिस्पर्जन नहीं होगा। डिस्पर्जन किसे कहते हैं? लाइट का 7 कलर में डिवाइड हो जाना, क्या होता है? डिस्पर्जन। तो प्लीज इसको आप पढ़ के जाना। विबग्योर तो पता होगा सबको, या विबग्योर भी नहीं पता? बताओ। इसके बाद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? क्या होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? बताना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग वेरी इंपॉर्टेंट। टिंडल इफेक्ट, टिंडल
टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? जब लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो डस्ट के और गैस के पार्टिकल से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है, इसको स्कैटरिंग कहते हैं। इसी की वजह से सूरज छिपने के बाद भी हमें क्या दिखाई देता है? चांदना। ऐसा होता है ना एकदम, आपको लगता है सूरज छिपा और अंधेरा हो जाता है एकदम से, सूरज छिपा अंधेरा होगा डिम, जैसे बल्ब ऐसा नहीं होता ना, क्या होता है? सूरज छिपने के बाद भी घंटे 1.5 घंटा क्या रहता है? लाइट रहती है। सर्दियों में थोड़ी कम रहती है, गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो भगवान ने जुगाड़ बना रखे ताकि लोग अगर खेत में गए हों, किसान मजदूर, या बाहर निकले हों घर से, तो आपको सूरज छिप गया तो भाई चलो भाई घर चलते हैं, एक आपको चेतावनी दे दी गई। शहर में तो पता नहीं चलता लाइट की वजह से। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट मार के दिखाया था कि देखो लाइट के पार्टिकल जो है जब चलते हैं वो लाइट मारने में दिखते हैं, और ऐसे पार्टिकल को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो भी लाइट को क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं। इट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। सो आपको पता होगा सब ये, मैं इसको ये नहीं कहता कि आपको नहीं पता होगा। एक्सरसाइज पर आ जाओ, इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है, बस थ्योरी के पॉइंट से छोटे छोटे, मैंने आपको साथ साथ पढ़ा भी दिया पूरा चैप्टर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है 2 MCQ हैं, 3, 4, 6 और 9 और 10। वैसे चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा रखा है, यूट्यूब पर वीडियो है मेरी, और वो स्मार्ट बोर्ड में वीडियो है, इसमें मैंने MCQ एक क्विज किया था पूरा। अब जल्दी हम मेंटी क्विज शुरू करेंगे। मेंटी क्विज जानते हो आप? मेंटी क्विज होंगे जिसमें आपका नाम भी आएगा कि आपने कितने आंसर दिए हैं, तो जल्दी शुरू हो जाएंगे। यूट्यूब पर आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पढ़ने आते हो तो आप वहाँ ना पढ़ो, उसका फ़ायदा भी उठाओ आप, वहाँ मैं पढ़ाता हूँ। तो ये समझ में आया आपको? नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी शुरू करें। क्लियर हो गया? नोट कर लिया आपने? नोट भी नहीं किया होगा तो मोबाइल पे देख के स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। देखिए इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कौन सा है सार्थक? ओके सार्थक इधर आओ बेटा, मास्क लगा के आना। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 2। आ जाओ, शर्माओ नहीं। अगर आप शर्माओगे तो कल इंटरव्यू कैसे दोगे? थोड़ा दूर खड़े रहो। What is electric current? My question is, what is electric current? Law of charges. Very good. Flow of charge per unit time is known as electric current. तो बैठिए शाबाश। मैं आपको 1 by 1 पहले थ्योरी बताता हूँ इधर, और फिर न्यूमेरिकल बताऊंगा इस चैप्टर के। डेफिनेशन इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। पहली बात, इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। कमाल की बात ये CBSE की, यही चैप्टर 12th में भी है। वहाँ पर भी इस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ना तो वहाँ कुछ डिलीट किया, ना यहाँ कुछ डिलीट किया, कुछ भी नहीं हटाया। क्यों बताओ? IIT में, नीट में भरा पड़ा रहता है चैप्टर ये। अभी तो आप 10th के हिसाब से पढ़ रहे हो ना, कि हम तो बस 10th में निकल जाएं। अभी आप मार्क्स देखते हो, देखो सर मेरे इतने नंबर आए सर, लेकिन आपको पढ़ना किस हिसाब से? ये नॉलेज के हिसाब से। आपको नॉलेज कितनी है, आपको ज्ञान कितना है, आप जो सिलेबस पढ़ रहे हो आपको कितना आता है भाई? कल कोई क्वेश्चन पूछने लगे उसमें से घुमा कर, क्या आप आंसर दे पाओगे? दैट इज द थिंग। मार्क्स कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, माइंड इट। लेकिन पेरेंट्स को दिखाने के लिए मार्क्स बहुत जरूरी है। जैसे हमारे मार्क्स कम आएंगे तो पेरेंट्स हमें ज़्यादा बाउंडेड कर देते हैं, फिर हमारी बातें कम मानते हैं, हमसे थोड़ा नाराज भी हो जाते हैं, रेस्पेक्ट कम हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स का माइंडसेट वही है, मार्क्स मार्क्स। हालांकि ये है नहीं, मार्क्स डज नॉट डिफाइन योर सक्सेस। ऐसा जरूरी नहीं कि जो टॉपर हो क्लास में वो लाइफ में भी टॉपर हो, ऐसा नहीं। ज़्यादातर लोग लाइफ के टॉपर अलग होते हैं, बिल्कुल बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। लेकिन आपको मार्क्स भी लाने हैं और आपको ज्ञान भी प्राप्त करना, मीडियम में रहना, बहुत ज़्यादा टॉप भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं जाना, ठीक रहना। क्लियर? तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेशन ऑफ करंट लिख लो। डेफिनेशन सारी एक बार लिख देता हूं मैं। करंट की डेफिनेशन जैसे भी सार्थक ने बताया, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, बट इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द करंट। 1 सेकंड में इतना करंट चार्ज चलता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और फॉर्मूला कैसे बनता है? I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, कूलम पर सेकंड। इसी कूलम पर सेकंड क्या कहते हैं? एम्पियर। कूलम पर सेकंड इज द SI यूनिट, इसी को क्या बोल दिया? एम्पियर। सिंपल। मैम प्लीज गो अप एंड रेडी द बोर्ड and everything, camera and light, everything. Go upside and lit the light outside. Don't sit here. Example 12.1. Example 12.1. Very very important question. Very very important question. बाहर की लाइट जलाइए बोर्ड की, और ऊपर सब रेडी कर दीजिए एकदम से। इसके अलावा एक पेज नंबर 200, पेज नंबर 200 मैं लिख रहा हूं, पेज 200, इस पर एक ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। तो इन टेक्स्ट को मैं क्या लिखता हूं? IT। और इस पर जो क्वेश्चन है 1 2 3 तीनों प्लीज एक बार पढ़ लेना, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? पेज नंबर ये कौन सा बताया मैंने? 200 पर। अच्छा, डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन आपको पढ़नी है। एक में क्या होता है, एक में चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, एक में इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाते हैं तो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला देखिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W/Q। कैसे, देखो सब बच्चे, द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज पोटेंशियल, द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एक पॉइंट इनफाइनाइट ले लो, एक पॉइंट नॉर्मल ले लो तो क्या, पोटेंशियल, और दोनों ही पॉइंट ले लो तो पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल। और यूनिट क्या बनेगी, देखो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, और इसे क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। देखो कितने चालाक हैं अंग्रेज। यूनिट थी, यहां पर यूनिट देख लो आप चाहे, कूलम पर सेकंड, कूलम भी साइंटिस्ट थे, सेकंड तो ही चलो, उसको क्या बोल दिया, एम्पियर। कितना मतलब हमें घेर रखा उन्होंने, हमें उनके नाम पढ़ने ही पड़ेंगे, उन्होंने हर चीज अपना नाम घुसा दिया है। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ किसको आता है, हाथ खड़ा करो, इसको आता है ओम्स लॉ, आता है आपको ओम्स लॉ पता है, बताओ। इफ फिजिकल कंडीशन डू नॉट चेंज देन, According to Ohm's law, when the current, the temperature. इधर आओ इधर आओ इधर आओ, शाबाश शाबाश शाबाश, बताओ क्या होता है, इधर आ जाओ बताओ। According to Ohm's law, when the temperature remains constant, the potential difference is directly proportional to the current. वेरी गुड वेरी गुड, क्लैपिंग्स क्लैपिंग्स, बहुत बढ़िया। देखो इन्होंने टेम्परेचर कांस्टेंट ही बोला है, मैं यही देखना चाह रहा था, क्योंकि अगर ये नहीं बोलते आप तो आपकी पूरी डेफिनेशन क्या हो जाती, गलत। वैसे फॉर्मूला होता है V प्रोपोर्शनल टू I, और ये बन जाता है V इक्वल टू IR। ठीक है बच्चों, इसी से रेजिस्टेंस निकलता है फिर, तो डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी लिख लो, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना ρL/A, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। तो देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के, रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के। किसके होता है, एरिया के। तो क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गए। एग्जाम्पल लिख लो इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स, 12.3, 12.5, 12.6, और इसमें हाउस होल्ड सर्किट कट गया है, टॉपिक हटा दिया है, वो आप नहीं करना आपको। एक एग्जाम्पल बहुत आता है जो बच्चे नहीं कर पाते, लिख लो 12.8 और 12.9। प्लीज सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं ये एग्जाम्पल जरूर करके जाना इस चैप्टर के। इस चैप्टर की सारी वीडियोस यूट्यूब पर मैंने डाल रखी है ऑलरेडी, पूरा समझा के, मतलब टॉपिक वाइज, एक घंटे की वीडियो है, काफ़ी क्लियर। मतलब आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो। इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पावर ये जरूर करके जाना। और एग्जाम्पल 12.12 और 12.3, जिन बच्चों को न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है उनके लिए एक रामबाण बता रहा हूँ, एग्जाम्पल सोल्व होते हैं वो कर लो, बस सारे 16 एग्जाम्पल कर लोगे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, उसी से पेपर आता है। ज़्यादातर टीचर 16 एग्जाम्पल देते हैं। अच्छा, किलोवाट आवर की डेफिनेशन, किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर क्या होता है ये आप जरूर करके जाना। और इसमें क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि घर में 30 बल्ब जल रहे हैं, 10 ही हो रहा है, तो बताओ कितना होगा, कितना होगा। क्लियर, समझ में आया। मैग्नेटिक चैप्टर शुरू करते हैं, नया चैप्टर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मिटा दो इसको। मैग्नेटिक चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। ये अच्छी बात है कि इन्होंने लगातार दे रखे सारे चैप्टर। चैप्टर 13 मैग्नेटिज्म, नोट करो जल्दी। इसमें जनरेटर, डीसी, एसी, डोमेस्टिक सर्किट, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी सब कैंसिल, सब कुछ हटा दिया है। मतलब आपको जितने सारे टफ थे सब हटा दिया आपके साथ से, कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है इसमें। बस आपको पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये करके जाना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट वो होती है जो रोड सी नहीं होती, सबके घर में भी होती है, वो बच्चों को ला के देते हैं, पेरेंट्स की किट होती है ना साइंस की, इस तरह की। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सोलिनॉइड, ये भी करना है आपको। सारी होती है एक जैसी ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए आप पेज नंबर 225 पर डायग्राम है, डायग्राम नंबर 13.4 डायग्राम को मैं DIG लिख रहा हूं। तो 13.4 जो डायग्राम है इसको प्रैक्टिस करके जाना बार बार। राइट हैंड थंब रूल आ सकता है, राइट हैंड थंब रूल याद है,
थंब रूल एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना। चौथा, ये सब तो हो गया। एग्जाम्पल 13.2, एग्जाम्पल 13.2 प्लीज करके जाना जरूर बच्चों। अब क्वेश्चन पर आ गए हम, एक्सरसाइज पर। इलेक्ट्रिक मोटर कोर्स से हटा दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी हट गया ऑटोमेटिक। अगर इलेक्ट्रिक मोटर हट गया, डोमेस्टिक सर्किट, इलेक्ट्रिक जनरेटर सब हटा दिया भाई, कुछ नहीं बचा तुम्हारे कोर्स में। मतलब जो टफ था ना वो सब हटा दिया है। एक्सरसाइज में से कुछ नहीं करना है, इसकी छोड़ दो पूरी एक्सरसाइज, कुछ नहीं करना, बस इतना सा। देखो इतने से टॉपिक बताएं। चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कुछ बच्चों को लगता है चैप्टर फिजिक्स का नहीं है, लगता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। एक्चुअल में अभी मेरी वो है लाइव सेशन, लिखो जल्दी। चैप्टर पूरा डिलीटेड, डिलीटेड क्या हो गए? लो तुम्हारे मजे आ गए। अब बताओ यार, एक बात बताओ जल्दी, ये चैप्टर डिलीट हो गया। मैग्नेटिज्म खतरनाक चैप्टर था क्योंकि उसमें मोटर थे, एसी था, डीसी था, वो सब हटा दिया, तो बचा क्या? तो अब भी नंबर नहीं आएंगे? बताओ, इतना कुछ हटने के बाद भी नंबर नहीं आएंगे क्या? आएंगे ना? तो फोड़ दोगे नंबर ले आओगे पूरे। ऑल द बेस्ट। सारे इंपॉर्टेंट भी जो बताए हैं वो कर लेना और बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ लेना।